नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST 9 कहानी स्वरूप और विकास अध्याय 1 कहानी के सिद्धांत और स्वरूप के प्रश्न 6 की ओर चलते हैं, जहाँ पर प्रश्न है आधुनिक विधा के रूप में कहानी पद प्रयोग का वर्णन कीजिए। आधुनिक विधा के रूप में कहानी पद का प्रयोग। भारत में प्राच्य काल से लेकर 19वीं सदी के तीसरे दशक तक कथा, प्रबंध और काव्य और नाटक में गौण तत्व के रूप में प्रयुक्त होती रहे। यानी प्राच्य काल में यानी 19वीं सदी के तीसरे दशक में जो कथा, प्रबंध, काव्य और नाटक में गौण तत्व के यानी छोटी सी तत्व के रूप में प्रयोग हुए। गद्य में कथा रचने की परंपरा का आरंभ भी विष्णु शर्मा कृत पंचतंत्र से हो गया था। यानी पंचतंत्र में कथा का जो रूप है, परंपरा है, वो प्रयोग होने लगा था। यद्यपि उसे लिखित रूप कुछ बाद में ही मिला होगा। सर्वप्रथम बाणभट्ट ने कादंबरी और हर्षचरित के रूप में गद्य कथा को काव्य के पद पर प्रतिष्ठित किया। यानी जो गद्य कथा था उसे काव्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। सुबंधु और दंडी ये भी बड़े बड़े काव्यकार हैं। इन्होंने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया, पर उसके बाद यह परंपरा क्षीण हो गई, यानी छोटी हो गई और कहने का अर्थ है प्रयोग नहीं हुआ। 19वीं शताब्दी में भारत में मुद्रण यंत्र के प्रवेश के बाद कथा न केवल बाल वृद्ध के मनोविनोदन के लिए प्रयुक्त का रूप ग्रहण करने लगी, वरन वो लेखक के विचारों, भावों और नैतिक बोध की अभिव्यक्ति का साधन भी बनने लगी। केवल भारतीय लोगों को कहानी मन में विनोद या खुशी प्राप्त करने के लिए नहीं हुआ, कुछ लेखकों ने भी अपने विचारों, भावों और नैतिक बोध को भी कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त किया। हिंदी भाषा में उपन्यास और कहानी का उद्भव और विकास कथा के इन्हीं रूपों से संभव हुआ। आधुनिक विधा के रूप में कहानी पद का प्रयोग। हिंदी भाषा को समृद्ध करने में सरस्वती पत्रिका का अमूल्य योगदान है। सबसे पहले हमारी जो पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका, उसका योगदान बहुत ही अमूल्य है, जहाँ पर हमने कहानी पद का प्रयोग हुआ था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादकता में 19वीं सदी के अंतिम वर्ष में सरस्वती ने अपने प्रकाशन के साथ लघु आकार वाली कथाओं के प्रकाशन की आवश्यकता तीव्रता से महसूस की। यानी जब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे, तब उन्हें लघु आकार वाली कथाओं के प्रकाशन की आवश्यकता बहुत ही पड़ी। यह पत्रिका की आंतरिक आवश्यकता भी थी और अंग्रेजी में लोकप्रिय हो चुकी थी शॉर्ट स्टोरी का प्रभाव भी। यानी ये जो पत्रिका की आंतरिकता भी थी और तब अंग्रेजों की जो लोकप्रिय कहानी, छोटी कहानी, शॉर्ट स्टोरी के रूप में प्रभावी भी थी। सरस्वती के पहले ही अंक में प्रकाशित किशोरीलाल गोस्वामी जी रचना इंदुमती को 1928 और 1929 में शुक्ल जी ने और अन्य आलोचकों ने भी कहानी कहा और स्वयं गोस्वामी जी ने आख्यायिका कहा था। यानी जब किशोरीलाल गोस्वामी की जो रचना इंदुमती हुई थी, तो शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे कहानी कहा था और गोस्वामी जी ने इसे आख्यायिका कहा था। संभवतः सर्वप्रथम श्याम सुंदर दास ने अंग्रेज की शॉर्ट स्टोरी विधा के लिए हिंदी में आख्यायिका पद का प्रयोग आरंभ किया। जनवरी 1900
में सरस्वती के प्रथम अंक में ही, जिसके संपादक मंडल में श्याम सुंदर दास भी शामिल थे, इंदुमती आख्यायिका के नाम से प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी 1903 में सरस्वती का संपादक नियुक्त होने के बाद इस नई कथा विधा के लिए आख्यायिका पद को स्वीकार कर लिया और आख्यायिका खंड शीर्षक स्तंभ में खुद की 4 आख्यायिका, 3 देवता, महारानी चंद्रिका, स्वर्ग की झलक और भारतवर्ष का तारा प्रकाशित किया। यानी जो जनवरी 1900 में सरस्वती के प्रथम अंक में ही, जिसके संपादक मंडल में कौन कौन थे, श्याम सुंदर दास भी शामिल थे और इंदुमती आख्यायिका के नाम से प्रकाशित हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी 1903 में सरस्वती का संपादक नियुक्त होने के बाद, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में जो सरस्वती पत्रिका थे उसके संपादक नियुक्त हुए और इस नई कथा विधा के लिए आख्यायिका पद का स्वीकार कर लिया गया था। और आख्यायिका खंड शीर्षक स्तंभ में उनके खुद के 4 आख्यायिका थे, जो उनके नाम है 3 देवता, महारानी चंद्रिका, स्वर्ग की झलक और भारतवर्ष का तारा प्रकाशित किया था। इसके बाद नियमित रूप से सरस्वती में उनकी आख्यायिकाएं प्रकाशित होती रही। उल्लेखनीय है कि यह कथा और आख्यायिका के भेद को विस्तृत कर दिया गया। भामह के मतानुसार, और एक काव्यकार है भामह के मतानुसार, कथा की विषय वस्तु कपोल कल्पित होती थी। कपोल कल्पित यानी बनी बनाई होती थी, कल्पना से बनी हुई होती थी। वही आख्यायिका के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक होते थे। एक रोचक तथ्य यह है कि स्वयं गोस्वामी जी ने इंदुमती को तो आख्यायिका पर अपनी इसी श्रेणी की दूसरी रचना गुलबहार को उपन्यास कहा था। स्वयं शुक्ल जी ने भी अपनी रचना 11 वर्ष का समय को आख्यायिका ही कहा था। बाद में जयशंकर प्रसाद ने भी अपनी छोटी कथा रचनाओं को आख्यायिका नाम से ही अभिहित किया। इंदु 1909 में आख्यायिका और मर्यादा 1911 में, माधुरी 1922 में, विशाल भारत 1928 में आदि में बंगला के अनुकरण पर गल्प पद प्रचलित हुए थे। हिंदी में बंगला और अंग्रेजी के प्रभाव से कहानी का लेखन प्रकाशन तो आरंभ हो गया, पर उसके नामकरण और स्वरूप निर्धारण की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही और सच पूछे तो वो आज भी जारी है। लगभग 1936 तक आख्यायिका, गल्प और कहानी पद साथ साथ प्रयोग में चलते रहे। प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी संग्रह सोजे बतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी पद का प्रयोग किया था, पर हिंदी में आने के बाद वे अपनी कहानियों को कभी कहानी, कभी आख्यायिका और कभी गल्प कहते रहे। 1936 में प्रेमचंद उच्च कोटि के कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। कहानी की उनकी अवधारणा भी एक मुकाम पर पहुंच चुकी थी और कहानी के लिए वे आख्यायिका और गल्प का भी प्रयोग करते थे। मानसरोवर के प्रथम भाग के पाक कथन से स्पष्ट है कि वे अब तक शॉर्ट स्टोरी के लिए किसी निश्चित हिंदी पद का चयन नहीं कर सके थे, पर जहाँ तक शॉर्ट स्टोरी और छोटी कहानी की अवधारणा का सवाल है, इसका स्पष्ट बोध उन्हें हो चुका था, जिसका प्रभाव उनका यह पाक कथन ही नहीं, उनके 1930 के बाद की कहानियाँ भी है। उधर रामचंद्र शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास में शॉर्ट स्टोरी के लिए छोटी कहानी पद के प्रयोग पर जोर दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की स्वीकृति के उपरांत चौथे दशक के आते आते शॉर्ट स्टोरी के लिए छोटी कहानी पर आलोचकों और कहानीकारों दोनों के लिए सर्व स्वीकृति हो गई। तो
यहाँ पर कुछ क्या समझाया जाए कि क्या हुआ था, किसके बाद किसने क्या किया, किस कहानी को, कभी कथा को कहाँ पर कहानी माना गया, कभी आख्यायिका को कथा कहानी को आख्यायिका माना गया। तो इस तरह से विभिन्न काव्यकारों लेखकों के अनुसार मत अनुसार ये सारे परिवर्तन आए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है और आप इसे पढ़िए, समझिए। और कुछ इसमें ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो अब मैं आपको समझाऊँ, आप समझ पाओगे, बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। तो आप इसे समझिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्ते, धन्यवाद।